साल की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं कि 11 सालों में इस बीजेपी ने क्या बुरा हाल किया इंडिया के अंदर गरीब लोगों का। संदीप जी, उपलब्धियों की बात तिथि और दिन के हिसाब से मोदी सरकार नहीं करती है। अच्छा, सरकार रात के की हिसाब नीति से और मोदी सरकार पार्टी की चलती है, नीति दिन के है हिसाब से नहीं। आम। आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, संदीप चौधरी ने रोस्ट करके रख दिया अमित मालविया को और उसका मुंह बंद करके रख दिया जो है बीजेपी के मेंबर। उनको कहा कि आपने 11 साल इंडिया के अंदर हुकूमत किया और आपने गरीब किसानों के लिए क्या किया है। किसान आज भी दिन के सिर्फ 36 रुपये कमा रहा है, जो एवरेज इंडिया के अंदर जो है वह न्यूज़ आई है। तो आज हम उनकी वीडियो के ऊपर, संदीप चौधरी जी की वीडियो के ऊपर रेड करने जा रहे हैं। मेरा नाम है अरसलान, आप देख रहे हैं मुझे पाकिस्तान से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लास्ट के ऊपर इसके ऊपर और डिबेट करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। स्टार्ट एक्शन। तो प्रोफेसर सौरभ मालवीय, ये भाई 11 साल तो पूरे हो गए थे, 26 मई को 9 जून को क्यों याद आ रहा है? आफ्टर थॉट है क्या कि 11 साल की उपलब्धियां गिनवानी है? जन के सपनों को साकार करना, आम जन के हाँ जी, गरीबों का बुरा हाल किया इस पंख गोदी लगाना। मीडिया ने। इसलिए भारतीय जनता पार्टी समाज के क्षेत्र में सेवा के लिए जुड़ी है, सेवा के लिए कार्य कर रही है। अब ज्यादा ही कार्य कर रही है। कॉमेडी भी। विगत स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद 60 वर्षों तक जिस दल का और जो सहयोगी दल थे उनको परिवार के बाद उपलब्धियों पर आ जाइए ना। विपक्ष को बाद में गरिया लेना, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। उपलब्धियों की बात हो रही है ना, उनको काम क्या किए इन्होंने 11 साल में, ये दिखाते हैं। वो जरूरी बात है इसलिए बताइए। और राजनीतिक, अरे वो बता लिया, 11 साल हो गए ना, अब आपकी सरकार है, अब उसकी उपलब्धियों पे आइए ना। उसी पर आ रहा हूं। स्किल इंडिया, शिक्षा नीति, धनजन योजना, गरीब कल्याण, अन्न ये सिर्फ योजना, नाम है, 12 काम कोई नहीं करोड़ किया। लोगों को सीधे शौचालय का लाभ, उज्जवल योजना, 10 करोड़ लोगों को धुएं से, भट्टियों से निकल के बाहर लाना, 30 करोड़ महिलाओं के सीधे ट्रांजैक्शन बैंकिंग खाता से जोड़ना, फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाना, हर घर को नल, बहुत ये आपने हेडलाइन दे दी प्रोफेसर साहब। आप तो प्रोफेसर भी हैं, हेडलाइन दे दी, अच्छी हेडलाइन दी। पहली जो आपने उपलब्धि गिनाई, स्किल इंडिया, सरकार का आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं। कुल मिलाकर वो स्किल इंडिया कार्यक्रम शुरू हो गया था 2015 में। आज की तारीख में मंत्री कौन है ये भी कोई आदमी बता नहीं पाएगा। 1,36,00,000 लोगों का कौशल विकास हुआ, उनमें से 22 लाख को नौकरी मिली, 18% को। उसके बाद का कोई आंकड़ा ही नहीं है। स्किल इंडिया आंकड़ा बताइए ना, ये स्किल इंडिया किया कितनों का किया ये बताइए। संदीप जी, स्किल इंडिया के आंकड़े सीधे सीधे साफ होते हैं स्वरोजगार की तरफ जाना। अच्छा। स्किल इंडिया का सीधे सीधे है कि लघु कुटीर 11 साल में 1,36,00,000 लोगों का कौशल विकास कर पाए, उसमें से 22 लाख को नौकरी मिली। 22 लाख को नौकरी मिली है और बाकी आप देख लो तीसरी बार जमहूरियत में प्रचंड बहुमत से 11 मोदी साल का में चयन उसकी कार्य योजनाओं उससे कोई डिनाई नहीं कर रहा, मैं डिनाई नहीं कर रहा। आपने एक मिनट प्रोफेसर साहब आपने शुरुआत की कि गरीब पूरे विश्व के सामने खड़ा है। बिल्कुल खड़ा है, विश्व को आम आदमी भी खड़ा है क्या? भारत खड़ा है, हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, नो डाउट अबाउट दैट। सबसे तेज विकास दर है हमारी जीडीपी की, सकल घरेलू उत्पाद की, इसमें कोई डाउट नहीं। दुनिया में हमारा मान सम्मान बढ़ रहा है, उस पर मैं आता हूं, उसमें भी मैं अभी डाउट नहीं कर रहा हूं। पर आम आदमी को हासिल क्या हुआ? 144वें नंबर पर हैं हम प्रति व्यक्ति आय में। 27 रुपए, एक मिनट, किसान 27 रुपए प्रतिदिन विशुद्ध किसानी से कमा रहा है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? भूखमरी के सूचकांक में हम 105वें नंबर पर हैं 121 देशों में। संदीप जी, धनजन योजना और किसान नीति ने और प्रधानमंत्री किसान नीति ने आम किसान के लिए सबसे ज्यादा सब्सिडी देना और सबसे सर्वसुलभ ऋण उपलब्ध कराने एनएसएसओ का आंकड़ा दे रहा हूं, सरकार का आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा तो नहीं। 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है किसान, और आय दुगनी होनी थी 2022 31 दिसंबर को
हुई या नहीं ये कोई बता नहीं रहा। नहीं संदीप जी, इसके आंकड़े हैं। क्या मैं बताइए बता ना। रहा हूं आपको, मैं आपको बता रहा हूं इसके लिए संदीप जी कि इस देखिए क्या है, आंकड़े दो प्रकार के आते हैं। आंकड़े पहली बार की सरकार के उन आंकड़ों की हम बात करें जो कागजी आंकड़े होते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी के आधार पर। दूसरे आंकड़े होते हैं आम जन को सारी चीजें प्रोवाइड करना और वो विकास की मुख्य धारा में जोड़ना। बड़ी संख्या में, करोड़ों करोड़ों की संख्या में युवाओं मुख्य को धारा में जोड़ने का मतलब होता है 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज देना। मुख्य धारा में जोड़ने का मतलब क्या होता है? 81 करोड़ 35 लाख को 5 किलो अनाज देना। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। मुंह बंद है। संदीप जी, आपके इंट्रो में भी ये बात आई थी, मैं इसको जरा स्पष्ट कर दूं। यह सरकार की बड़ी उपलब्धि होती है जिसको आप कह रहे हैं कि क्यों हम दे रहे हैं, भाई गरीब है इसलिए दे रहे हैं। नहीं, अभी भी भारत में अभी भी बहुत बड़ा हिस्सा है। आजादी भारत के बाद देखिए ना, दुनिया के तमाम देश स्वतंत्र हुए थे। आखिर क्या कारण रहा कि बहुत आज भी भारत लड़खड़ाता रह गया? वो कौन जिम्मेदार है उसके लिए? तो मतलब मुख्य धारा में अभी 81 करोड़ 35 लाख लोग 140 करोड़ में से मुख्य धारा से नहीं जुड़े। मुख्य धारा नहीं, मैं अभी उसी पॉइंट पर हूं। उसकी खुशहाली, उसके चेहरे पर खुशी लाने के लिए प्रयासरत है। योजना का परिणाम है। ठीक उसी है, योजना का तो खुशी नहीं, जो गरीब के चेहरे पर खुशी लाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इतनी कोशिश की जा रही है कि देश की कुल संपत्ति जो है उसका 40% हिस्सा सिर्फ 1% लोगों के पास है। 10% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 65% हिस्सा है और निचले 50% जो लोग हैं, जो गरीब जिनकी आप बात कर रहे हो, उनके पास देश की कुल जमा जोखू का सिर्फ 6.4%। अमीर तर गरीब गरीब सर कार्यवाह, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले का भी एक आंकड़ा यहां पर दे दूं। 20 करोड़ लोग अभी गरीबी रेखा से नीचे हैं और 23 करोड़ लोग 375 रुपए प्रतिदिन नहीं कमा पाते। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, दत्तात्रेय होसबोले ने यह आंकड़ा दिया है, एक बार नहीं दर्जनों बार। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। संदीप चौधरी जी, आपकी बात से मुझे शोले फिल्म में बड़ा प्रसिद्ध डायलॉग था असरानी का कि हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। मोदी सरकार का फेमस डायलॉग है, हम अंग्रेजों के जमाने से भी क्रूर शासक हैं। क्योंकि एनुअल टैक्स टेबुलेशन जो बरतानिया सरकार 1922 से करती थी, उसकी रिपोर्ट ये बताती है कि 1930 से 47 तक अंग्रेजी हुकूमत में ऐसा हुआ कि जो इनइक्वालिटी थी उसमें 1% लोगों के पास देश की नेशनल इनकम का 22% जाता था। आज वो 40% जा रहा है। आपने कहा कि एक नारा दिया था, अच्छे दिन आने वाले हैं, हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। आज पता लिखता है कि वो जो गाना था उसके लेखक थे नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल भाई, संदेशरा बंधु, और उसको स्वरबद्ध किया था। वो सारा भ्रष्टाचार किसके टाइम पे कर रहे थे अबे दुबे, उसके बारे में भी थोड़ा तफसील दे दीजिए ना। वो फोन अ फ्रेंड फोन बैंकिंग के जरिए करोड़ों के वारे न्यारे जो किए जा रहे थे, वो 2G 3G 4G 5G जीजा जी, ये सारे घपले घोटाले मंत्रियों के इस्तीफे किसके टाइम पे हुए थे? वो 2G 3G कोलजी सारे में क्लीन चिट दी। कोर्ट ने क्या कहा? ट्रायल कोर्ट ने कहा कि 7 साल इंतजार करते रहे। यू आर राइट ब्रो। बदनाम किया हमको, कोई प्रमाण सिद्ध नहीं हो पाया। सब इस्तीफे तो आपने लिए थे। और नहीं, हमने तो लिए नैतिकता के आधार पर, हमने तो आरोप लगा और इस्तीफे लिए। इनको तो आरोप सिद्ध हुए और इस्तीफा नहीं लेते ये लोग। कहाँ आरोप? कौन से भ्रष्टाचार के? क्या आप ये नहीं मानते भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं? ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मोदी सरकार की। भ्रष्टाचार के आकंठ डूबे हुए हैं। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम कितना बड़ा है जानते हो? 8,000 करोड़ रुपए चंदा दो, धंधा दो, छापा मारो, चंदा लो। किसकी योजना थी? सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा दिया। ये कहते ना, और इनके समय आज जनता गा रही दगाबाज रे, होए दगाबाज रे, दिए बड़े बड़े भाषण और पलट गए आज रे। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 4थी बन जाएंगे इस साल के अंत तक, जापान को पीछे छोड़ देंगे। आपने अर्थव्यवस्था का ऐसा बेड़ा गर्क किया था, जबकि बहुत बड़े अर्थशास्त्री, और मैं उनका पूरा सम्मान करता हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह का, पर फ्रजाइल 5 में आपने छोड़ दिया था देश की अर्थव्यवस्था को।
सिर्फ 5 लोग, फ्रेजाइल 5 नहीं, आज 5 लोगों की अर्थव्यवस्था है धन्ना सेठों की। बताइए ना, 27 रुपए प्रतिदिन किसान कमाता है। 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी इन्होंने परोस दी। 70 साल में पहली बार हुआ कि जो कंजम्पशन था रूरल, वो पहली बार 70 वर्षों में घटा। मतलब खाने जनता माफ नहीं करेगी की आदत किसान भाइयों की पहली बार घटी। हम कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिखते हैं। पहला निर्णय क्या लिया मोदी सरकार ने? पहला निर्णय लिया, एक के बाद एक 3 अध्यादेश लेकर आए जमीन छीनने के। कहने लगे लोग नरेंद्र मोदी किसान विरोधी। दूसरा निर्णय क्या लिया इन्होंने? सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दे दिया कि उनको 50% से ऊपर हम नहीं दे पाएंगे। स्वामीनाथन आयोग का नोटबंदी का काला कानून लेकर आए, कुछ मुट्ठी भर लोगों को फायदा पहुंचाने के और लिए लगातार लगाया। अब आप नोटबंदी का जैसे जिक्र कर रहे हैं 2016, कृषि कानून का आप जिक्र कर रहे हैं 2020, 2014 के बाद 2019 में भी जनता ने भरोसा किया बीजेपी पर, प्रधानमंत्री मोदी पर। 2024 में भी भरोसा किया। चुनाव की जीत देश की लूट की गारंटी नहीं हो सकती। एक ही काम किया इन्होंने। आप लोकतंत्र को ही नकार रहे हैं। डेमोक्रेसी इज अबाउट नंबर्स। कितने लोग आपके समर्थन में हैं? लोग ज्यादा भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कर रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहता हूं कि भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, चीन की घुसपैठ, इन सब पर इन्होंने कहा कि इससे भी ज्यादा भयावह है हिंदुस्तान के मुसलमान। इन्होंने अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा, वक्फ बाय यूजर पर क्या कहा, मुस्लिम लोगों को सिर्फ अमित शाह साहब ने कहा। तो ये तो जो गलतियां तो कानून में इन लोगों ने की थी। अरे साहब देखिए, आज हम जब डिबेट कर रहे हैं संदीप चौधरी जी, आज से ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन 50 तीर्थ यात्रियों को रियासी में आतंकवादियों ने एक के बाद एक गोली मारी। 9 लोगों की हत्या कर दी। वो तो बस खाई में गिर गई, कंडक्टर ड्राइवर के सिर में गोली लग गई, उनकी मौत हो गई। तो वो 40 लोगों के सीने पे गोली लगी और बच गई है। पहलगाम से भी बड़ा हमला, आतंकी हमला था। पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, सरकार कह रही है, ताल ठोक रही है, हम घर में घुसकर मारते हैं। वो उड़ी के बाद भी हुआ, वो पुलवामा के बाद भी हुआ, और वो बैसरन पहलगाम के बाद भी हुआ। 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला लिया सरकार ने। हमारे घर में घुसकर मारा, वो कहां है आतंकवादी? अंदर तक आ गए। तुमने सुरक्षा तक मुहैया नहीं करेगी। डिजास्टर मैनेजमेंट का कानून कहता है कि 1000 लोग से ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे तो आप वहां प्रोटेक्शन प्रोवाइड करोगे, और वो तो एप्सपा लगी हुई स्टेट में तुमने नहीं दिया। किसका, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? पहले देश संकट में है। हमारे विदेश मंत्री ने घर में घुसकर पाकिस्तान को कान में बोला कि हम ऑपरेशन करने वाले हैं। उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आज तक नहीं बता रहे। मैं नहीं पूछना चाहता कि कितना नुकसान हुआ, लेकिन डीजीएमओ ने जो कहा है वो बहुत अधिक चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा हमारे सारे पायलट सेफ हैं, और कहा कि नुकसान होता है। इसका आशय यह निकाला गया कि कुछ फाइटर्स का हमारे नुकसान हुआ है, लेकिन क्या हमारे एयर स्पेस में आके उन्होंने मारा? तभी हमारे सारे फाइटर पायलट्स हमारी सीमा के अंदर हैं। ये जवाब ये सरकार फ्रंट फुट पर खेलती है। 370 अनुच्छेद हटा दिया, आप उसको खींचे जा रहे थे। 370 हटा दिया, क्या वादा करके कि सारे कश्मीरी पंडित भाइयों को फिर से हम वहां बसाएंगे। एक वेबसाइट निकाली, उनके घर देंगे। कितने लोगों को घर दिए? क्या रजनीवाला की हत्या नहीं हुई? क्या राहुल भट्ट की हत्या नहीं हुई? क्या माखनलाल बिंद्रू जो 90 के दशक में घाटी छोड़ करके गए, हत्या नहीं? एक के बाद एक टारगेटेड किलिंग हो रही, एक के बाद एक आतंकी हमले हो रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आर्टिकल मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो आप इतनी जटिल समस्याएं पीछे छोड़कर चले गए थे, उन्हें सुलझाने में वक्त तो लगता है ना। नहीं तो आप ये जटिल, हमारे समय कितने रह गए थे? हमारे समय जो लोगों की सुरक्षा कर्मी और उनकी 300 के अंदर आ गए थे। आज कितने लोग मारे जा रहे हैं प्रतिवर्ष, देख लीजिए आप, आपको पता लग जाएगा। 3900 से अधिक आतंकी हमले हो गए मोदी सरकार की सत्ता की सरपरस्ती में, और जितने बड़े आतंकी हमले हुए सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए। मैं दावे से कहता हूं, मैं एक के बाद एक पूरी फहरिस्त गिना सकता हूं आपको, चाहे वो रघुनाथ मंदिर का हो, चाहे अमरनाथ यात्रा पर हमला हो, चाहे रियासी की यात्रा पर हमला हो, चाहे पठानकोट में हो, चाहे उड़ी में हो, चाहे पुलवामा में हो, चाहे सिंहपुरा का हमला हो, चाहे नदी मार्ग का हमला हो, चाहे 1990 का हमला। जितने हमले बड़े हुए हैं आतंकी, और इन्होंने क्या किया? आतंकवादियों को विधानसभा का टिकट दिया, आतंकवादियों को सैफुल्लाह फारूक को लोकल बॉडी का टिकट दिया, कश्मीरी पंडितों का हत्यारा तारिक अहमद। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ।
नहीं, हम लोग तो बहुत आशावादी लोग हैं, लेकिन किसी भी उपलब्धि को आकलन करने के लिए कम से कम उपलब्धियों के तथ्य और उसके बरक्स क्या चीजें उपलब्ध है, क्या हासिल हुआ है, उसका आकलन करना तो जरूरी है ना। कहाँ तो बात है कि कहाँ तो चरागा तय था हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं पूरी शहर के लिए। तो मोदी जी के 11 सालों की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के 9 सालों की उपलब्धियों का आप आकलन करेंगे तो मैं आंकड़ों की बहुत बात हो गई, लेकिन नहीं, आप आपने और ना 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 आंकड़ों पे ही रहते हैं मनोज। हाँ, आंकड़ों पर ही। ये कौन बिल्कुल सा आंकड़ों आंकड़ा पर भाई, रहिए। कौन सा बिल, गणित बिल, लगाया है अखिलेश बिल्कुल यादव आंकड़ों ने? पर रहिए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कौन सा गणित लगाया कि 9 साल योगी के और 11 साल मोदी के, 20, वैसे भी 8.25 साल हुए हैं योगी सरकार की, ये कुछ भी नहीं आंकड़े के नहीं नाम पर नहीं, आंकड़े के नाम पे कुछ तुकबंदी। नहीं। क्या नहीं, तुकबंदी नहीं, क्या ये सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगीनाथ 8 साल से ज्यादा से मुख्यमंत्री हैं? ये तो बात है ना, उनकी जिम्मेदारी तो है ना। लेकिन उत्तर प्रदेश में, आप पहले देश के संदर्भ में हमको, आपको डीजल, जैसा आपने बताया, बिहार के साथी ने कहा, बिहार एक ऐसा राज्य है जो नीतीश कुमार जी चला रहे हैं, एनडीए की सरकार है, इनको शर्म नहीं आ रही? पूरे देश के सभी राज्यों से सबसे ज्यादा 6-7 रुपया महंगा वहां डीजल पेट्रोल मिलता है। ये हवा आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हवाई जहाज के पेट्रोल, हवाई जहाज के फ्यूल की इनको बहुत चिंता है, लेकिन आम आदमी जिन साधनों से चलता है उनके फ्यूल की इनकी चिंता नहीं है। जब वैश्विक मार्केट में कच्चा तेल $120 प्रति बैरल था, तब इसी भारत में 55 रुपया लीटर पेट्रोल मिलता था, डीजल मिलता था। आज जब वैश्विक मार्केट में 66 रुपया प्रति डॉलर कच्चा तो तेल है, तो इस भारत में पेट्रोल 100 रुपये से ज्यादा है और डीजल कई जगह 90 रुपया है, 90 रुपया, 92 रुपया है। तो यह सरकार से सवाल है, आपने क्या क्या 10-11 सालों में मोदी जी हासिल किए, उस पर तो बात होनी चाहिए ना। ये हासिल किए कि आईएलओ की रिपोर्ट है कि भारत के 90% जो कमेरा तबका है उसकी आमदनी अब सबसे ज्यादा कम है। भारत पर जो कर्जा 55 लाख करोड़ रुपया था, वो 200, इस समय 255 लाख करोड़ रुपया है। अगर भारत की इकोनॉमी की बात करें तो 4.56 ट्रिलियन डॉलर है, इतनी ही है ना। अगर उसमें से लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर तो हमारा कर्जा है, यही तो है, अगर आप घटाएंगे तो। अगर वाह मोदी जी, वाह वाह। आप 255 लाख करोड़ रुपए को ट्रिलियन डॉलर में बदलेंगे तो लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर वही तो, बैठेगा। वही वो आपने मेरी बात की तस्दीक कर दी। मैं निराशावादियां। साहब खत्म कर रहा हम हूं, क्या, सुन हम लीजिए। क्या 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है, 4थी सबसे बड़ी हो जाएंगे? क्या हमारी विकास दर सबसे तेजी से नहीं बढ़ रही है दुनिया भर में? देखिए, हम हैं क्या, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी वाह, तुम्हारा। वाह, ये क्या विश्व गुरु कह तो रहे बनना हैं। चाहते हैं, और इनकी वैश्विक नीति ये है कि इनके और हमारे बीच का जो झगड़ा था, पाकिस्तान और हमारे बीच का, अब एक दुनिया का सबसे वाहियात बयान देने वाला राष्ट्राध्यक्ष रोज उस पर बयान देता है। और इनकी वैश्विक नीति और इनकी वैश्विक स्वीकार्यता इतनी है कि ये एक शब्द, एक लफ्ज नहीं बोल पाए। हम आप जब संवाद कर रहे हैं, भारत के हजारों छात्रों को उसी अमेरिका में कुचला जा रहा है माइग्रेशन के नाम पर। एक शब्द ये सरकार नहीं तो किसकी दास्ता कर रहे हैं आप? अमेरिका की दास्ता कर रहे हैं, किसकी दास्ता कर रहे हैं आप? अपने लोगों की और देश के संप्रभुता की तो दास्ता किए नहीं। ऐसे तो नहीं होता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हाँ जी, यहाँ पे करते हैं वीडियो के एंड। आपने देखा कि मोदी सरकार की हकीकत, क्या हकीकत इन 11 सालों के अंदर इन लोगों ने इस भारत के साथ किया है। इतने अटैक हुए आतंकवादी के, पाकिस्तान को उसका कसूरवार ठहराया गया। पाकिस्तान का कसूरवार ठहराना भी इनकी एक पॉलिटिक्स की चाल थी। बिलबोर्ड्स बड़े बड़े देख लें, कहीं जहाज के आगे तस्वीर देख लें, मोदी जी की हर जगह पे तस्वीर। मोदी जी अपना प्रचार कर रहे थे कि जंग लड़ रहे थे बीजेपी हमेशा इसी बात के ऊपर वोट जीतती आई है कि हम हिंदुओं के सच्चे और बहुत भक्त लोग हैं। एक और आपको हकीकत बताऊं इंडिया वालों को, ये इंडिया वाले जो मुझे देख रहे होंगे, दुनिया का 3rd सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर इंडिया है। रिपोर्ट जाके चेक कर लें। और बेच कौन रहा है? आपका अंबानी और अडानी, यही बाहर एक्सपोर्ट करते हैं ना प्रोडक्ट। राज की बात मैंने बता दी है, जाके सर्च करना। खुद को हिंदू कहते हो ना, तो हिंदुओं वाली हरकतें रखो, ठीक है? मुसलमानों को तो बड़ा बुरा कहते हो, अपने अंदर कभी जाग के देखो। और मोदी जी की सरकार देख लो, किसानों के साथ क्या किया सलूक। किसानों के साथ बेचारे दिल्ली के अंदर बैठे रहे कितने साल तक, कितने महीने तक दिल्ली की सर्दी उन्होंने काटी, वहाँ पे बारिशें काटी। क्या किसानों का हल किया इन लोगों ने? यही हाल पाकिस्तान के अंदर जब बनाया जाता है
टैक्स किया इकट्ठा किया जाता है तो बड़ों अमीरों को पाला जाता है। इंडिया के अंदर भी यही सेम सिस्टम है, अमीरों को पाला जा रहा है, तो पालो और अमीरों को। अगर आपको मेरा रिएक्शन गोदी वीडियो को अगर अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें इस तरह की वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।